नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें लाते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी। और आज आपको ट्रेडिंग कॉल्स बताने के लिए हमारे साथ तीन मेहमान हैं। मनोज कुमार जैन है, हेड कमोडिटी और करेंसी रिसर्च है पृथ्वी फिनमार्ट से। भाविक पटेल है, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है ट्रेड बुल सिक्योरिटीज से। और साथ ही कुणाल शाह है, हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च है निर्मल भंग से। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले लेकिन आज हम बात करते हैं टॉप 10 खबरों की, जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करें तो आज तेजी यहां पर अच्छी दिख रही है। जैक्सन होल बैठक से पहले बाजार एक पॉजिटिव मूड में दिख रहा है। हालांकि बयान जो जेरोम पावेल साहब का है वो कल आने वाला है। क्रूड 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है, ब्रेंट $102 के करीब है। यूएस एक तरफ जहां ईरान को राहत देने के लिए तैयार नहीं है, अतिरिक्त राहत देने के लिए तैयार नहीं है, वहीं रूस एशियाई बायर्स के लिए 30% तक डिस्काउंट देने के लिए तैयार है और लॉन्ग टर्म करार करने को लेकर भी वो अपनी बेताबी दिखा रहा है। कौन नेचुरल गैस की बात करें तो ऊपरी स्तरों पर दबाव है, 735 रुपए के आसपास यहां पर कारोबार हो रहा है। कॉपर हल्की तेजी है, 675 रुपए के आसपास यहां पर भाव है एमसीएक्स पर। एग्री मार्केट में मेंथा जहां पर 980 के आसपास आज कारोबार हो रहा है एमसीएक्स पर। कॉटन अक्टूबर का वायदा अब हल्की तेजी दिखा रहा है, 39,000 के ऊपर पहुंच चुका है आज। हल्दी कम बुआई से कीमतों को सपोर्ट है, हालांकि अभी भी जीरे और धनिया के मुकाबले काफी नीचे है भाव। अप्रैल में जो हाई हमने देखा था 10,000, उससे काफी नीचे है। जीरा रिकॉर्ड स्तरों के पास बना हुआ है, कल हमने देखा था 25,860 रुपए की ऊंचाई तक एनसीडीएक्स पर पहुंच गया था। धनिया आज कमजोरी दिख रही है, हालांकि रेंज में ही है 11,250 के आसपास। चलिए जीरे पर ही सबसे पहले बात करते हैं। हमारे साथ अश्विन नायक साहब हैं, फाउंडिंग चेयरमैन है फिस के। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर जीरे में जिस तरह की तेजी दिख रही है, 3 महीने में 22% तक की तेजी आ चुकी है, एक साल में 85% की जोरदार तेजी और महीने भर में 10% तक दाम बढ़ चुके हैं। यहां से कितनी तेजी की उम्मीद आपको लग रही है और बाजार में क्या स्थिति है, डिमांड सप्लाई की क्या स्थिति है फिलहाल? नमस्कार सर, एक्चुअली जीरे के फंडामेंटल काफी स्ट्रांग बने हुए हैं, क्योंकि ये जून 2022 में बाकी की कंट्रीज के जो क्रॉप निकलते हैं उसकी सिचुएशन एक बार जो क्लियर हो गई, उसके बाद से इसके फंडामेंटल में और इजाफा हुआ है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अभी खाली इंडिया ही सप्लायर है और जून 23 तक खाली इंडिया ही सप्लायर बने रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट ईयर जो रमजान मंथ की डिमांड रहती है वो भी मार्च में है और नया क्रॉप मार्च से पहले आता नहीं है, इनको 1 महीने पहले माल चाहिए, तो फरवरी में इसी क्रॉप से वो माल भी जाना है। इसके अलावा इंडिया में फेस्टिवल्स डिमांड अभी शुरू हुई है, आगे जाके फेस्टिवल्स और शादियां, ये दोनों की डिमांड बनी रहेगी। कैरी ओवर जो पुराना था वही अभी मेन सप्लाई बना हुआ है, क्योंकि नया क्रॉप इस साल काफी कम निकला है। और ये सब फंडामेंटल मिला के जीरा के बाजार को ऊपर ले जाने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर रहा है सर। यानी इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ इंडिया ही है जहां से अभी फिलहाल एक्सपोर्ट हो रहा है। सीरिया, टर्की या ईरान, वहां से अभी फिलहाल एक्सपोर्ट के आंकड़े नहीं आ रहे हैं, इस वजह से भी यहां पर तेजी मिल रही है। घरेलू बाजार को लेकर क्या स्थिति है, मंडियों में किस तरह की आवक है? किशोर शाह हमारे साथ है, जीरा ट्रेडर है। किशोर जी, आपको क्या लग रहा है, किस तरह की आवक है और आगे भाव घरेलू बाजार में किस तरफ जाएंगे? हाँ जी सर, मंडियों के अंदर ऑलरेडी आवक के थोड़ी कम होगी, लेकिन ऊंचा के अंदर अंडर गोडों की बिकवाली थोड़ी ज्यादा है आज। और बाहर के सेंटर जो भी माल आता है वो लगभग बहुत ही कम आ रहा है। हो सकता है बारिश की वजह कम आए, अभी इसके लिए 10 दिन का टाइम लगेगा अपन को। 10 दिन के बाद देखना पड़ेगा कि आवकें कितनी बढ़ती है। मेरे हिसाब से इतनी आवकें नहीं बढ़ती जो हमेशा बढ़ती है। वैसे भी अगस्त के बाद थोड़ी बहुत किसानों की बिकवाली और व्यापारियों की बिकवाली आती है, लेकिन वो बिकवाली भी ऑलरेडी 1 महीने पहले आ चुकी है, वो इतनी आगे नहीं आ पाएगी। उसकी वजह से बाजार अभी भी 1-2 महीने के अंदर और भी बाजार इसके ऊपर जाना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है जी। सर अश्विन सर, आपसे अब मेरा सवाल एक्सपोर्ट को लेकर होगा। हालांकि अप्रैल जून के दौरान जो आंकड़े थे वो पिछले साल से 43% कम है। क्या वजह है कि कम है? क्या सप्लाई की दिक्कतें हैं, स्टॉक घरेलू बाजार में कम है इस वजह से, या उस तरह के ऊंचे भाव की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में उस तरह की डिमांड नहीं है? में एक्चुअली नए क्रॉप के साथ ही बाजार काफी तेज हुआ था, तो बायर्स वेट कर रहे थे कि ये तेजी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। उसके बाद जून में दूसरी कंट्रियों के जो क्रॉप निकलते हैं उसके लिए भी वो वेट कर रहे थे। वो सब सिचुएशन क्लियर हुई, उसके बाद अभी जो जून और जुलाई के फिगर्स आए एक्सपोर्ट के, और साथ साथ अभी अगस्त के भी काफी फिगर 20 तारीख तक के हमारे पास आ चुके हैं, तो जुलाई अगस्त के एक्सपोर्ट्स के फिगर काफी अच्छे हैं। और मेरे हिसाब से
साल के अंत तक हम लोग फरवरी से फरवरी तक देखते हैं, ओवरऑल एक्सपोर्ट जो जीरे का है वो करीबन लास्ट ईयर के काफी नजदीक पहुंच जाएगा। कोई कमी ज्यादा रहेगी ऐसा मुझे उम्मीद नहीं है, 5-10% की कमी रह सकती है, उससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि दूसरी जो कंट्रीज जीरा प्रोडक्शन करती है और अपने कंपटीशन में रहती है, वो कंट्री पिछले 2-3 महीने से इंडिया से बाय कर रही है, जब से उनकी क्रॉप सिचुएशन क्लियर हो गई है और उनके प्राइस अपने से आज के राइट रेट से भी काफी ऊपर चल रहे हैं। ये एक रबी फसल है, जीरा एक रबी फसल है जिसकी सोइंग अक्टूबर से दिसंबर के दौरान होती है और हार्वेस्टिंग का जो वक्त होता है वो फरवरी से लेकर अप्रैल के दौरान होता है। तो नए फसल भी अभी आने में वक्त है और जो ग्लोबल मार्केट में सप्लाई की भी दिक्कतें हैं, घरेलू बाजार में भी उत्पादन कम है, ये तमाम ऐसे फैक्टर है जो जीरे को ऊपर ले जा रहे हैं। अब अश्विन सर, अब आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि जीरा यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है, कितनी तेजी की उम्मीद आप कर रहे हैं, बाजार में आप क्या सेंस कर रहे हैं? पहला टारगेट तो 275 के आसपास का है और उसके बाद भी इसके अंदर ऊपर जाने के काफी अच्छे चांसेस है, लेकिन ऊपर के टारगेट अभी से देना मुश्किल होगा। लेकिन लंबा टाइम है नई क्रॉप आने से पहले और माल दिन ब दिन कम होता जा रहा है, डिमांड पूरे वर्ल्ड में है, इंडिया से ही सप्लाई होनी है। इंडिया के भी फेस्टिवल्स के डिमांड को देखते हुए इसमें ऊपर भी अच्छे खासे रेट बन सकते हैं, लेकिन 275 तक के रेट तो मैं थोड़े इजीली बन जाएंगे ऐसा सोच रहा हूँ। 1500 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास का रेट आसानी से जा सकता है और 25,000 के आसपास भाव ऊंझा में हाजिर में चल भी रहा है। वायदा में भी देखिए 25,500 के ऊपर भाव है, 25,860 का कल हाई भी दिखा था। किशोर जी, आपको क्या लग रहा है, कितनी तेजी की उम्मीद आप यहां से कर रहे हैं, भाव कहां तक ऊपर की तरफ जा सकते हैं जीरे के? थोड़ा बहुत मैं एक्सपोर्ट का मैं बताऊं, एक्सपोर्ट तो लास्ट ईयर थोड़ा कम ही जाएगा, मेरे हिसाब से करीबन 50-60 टन कम ही जाएगा एक्सपोर्ट, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है रेंज। भाव का जो रेंज है वो बहुत ऊंचा है, इसलिए सभी जितने भी कंट्री है वो मतलब जितने हिसाब माल चाहिए उतने ही मंगा रही है। चाइना में से एक ऐसा कंट्री है जब भी भाव नीचे होते तो वो 1-2 साल का क्रॉप साथ में ले जाता है, लेकिन इस बार वो हैंड टू माउथ ही माल ले रहा है, जितना चाहिए उतना ही मंगा। इसके हिसाब से 50-60 टन की उम्मीद है इस बार मेरे को लगता है। दूसरी बात भाव की, तो भाव ये रेंज के अंदर भी जो चल रहे हैं उसके हिसाब से मेरे को भी लगता है, मैं लास्ट स्टडी भी बोला था कि 275 के भाव एक बार आ सकते हैं, उसके बाद 305 के भाव भी टच कर सकते हैं, लेकिन 305 का भाव अभी नहीं हो रहेगा, कि वो देखना पड़ेगा कि एक महीने के बाद अराइवल कितनी बढ़ती है, बिकवाली कितनी, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। यदि अराइवल और मतलब बढ़ती है और डिमांड अच्छी आती है तो वो 300 भाव भी टच हो सकते हैं, वरना 275 के भाव एक बार होंगे। और छोटे जो मतलब इन्वेस्टर हैं उनको इस भाव में माल बेचना चाहिए, आज की तरह उनको माल बेचना चाहिए, इसमें होल्ड करने की बात नहीं है। 25-30% हर भाव में माल निकालना चाहिए, नहीं तो ये फंसने वाली बात हो जाती है हमेशा। क्यों वायदा ऊपर जाता है, लोग और बाइंग करते रहते हैं, तो उसमें फंसने जैसी बात हो जाती है। छोटे इन्वेस्टरों को अभी इस भाव में माल बेचने ही चाहिए, ये मेरा एडवाइस है सर। ओके सर, मैं वायदा की बात नहीं कर रहा हूँ, हाजिर में कहां तक भाव जा सकते हैं कंज्यूमर के लिहाज से भी हाजिर सुन के रहा हूँ, अंदर और ये मैं स्टॉकिस्ट बता रहा के। हूँ कि जो अभी जो जैसे चल रहा है अभी मार्केट के अंदर, मैं अभी खुद ही ऑप्शन में खड़ा हूँ, अभी जस्ट आपको बता दूं, तो वहाँ अभी मतलब भाव चल रहे 240 के भाव चल रहे हैं अभी, वो माल मेरे हिसाब से ये भाव 260 तक जा सकते हैं। ओके, यानी 26,000 तक जा सकते हैं प्रति क्विंटल के हिसाब हाँ से, जी। और 27,500 उनको भी लगता है कि वहां तक भाव ऊपर की तरफ दिख सकता है। अश्विन सर को भी लगता है। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने वक्त निकाला और जीरे का पूरा आउटलुक बताया। हालांकि आप ग्राउंड पर भी है और ऑक्शन में भी है और पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आंकड़े पूरे नजदीकी से समझते हैं अश्विन जी भी, और वो भी बता रहे थे। शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे बुलियन मार्केट की। और सबसे पहले जैक्सन होल बैठक, जो आज से 3 दिनों की जो कॉन्फ्रेंस है, इकोनॉमिक पॉलिसी कॉन्फ्रेंस, इस पर आज से शुरू होने वाली है जैक्सन होल में, और हमारे साथ 3 मेहमान हैं। कुणाल जी, क्या लग रहा है आपको जैक्सन होल की बैठक से पहले ट्रेडर्स को आप क्या एडवाइस देंगे? कल जेरोम पावेल साहब बयान भी देंगे, हालांकि शाम को आएगा, उस समय बाजार बंद होने वाले रहेंगे, इंडियन बुलियन मार्केट भी। क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को इन 2 दिनों में? इन 2 दिनों में जो भी डाउनसाइड आती है उसमें गोल्ड सिल्वर आप अक्यूमुलेट कीजिए। जैक्सन होल की मीट के बाद गोल्ड और सिल्वर में आपको एक बहुत बड़ी तेजी देखने मिलेगी। सो वेरी बुलिश ऑन गोल्ड एंड सिल्वर। ये 2 दिन है आपके पास, जो भी डॉलर स्ट्रांग होता है या जो भी दूसरे रीजन है, वॉलेटिलिटी में गोल्ड और सिल्वर को अक्यूमुलेट कीजिए। गोल्ड यहाँ से 1,000 रुपया, सिल्वर यहाँ से 3,000 रुपया बढ़ने वाला है आफ्टर जैक्सन। ओके, यानी कुणाल जी को लगता है कि 1,000 रुपए गोल्ड, 3,000 रुपए चांदी यहां से बढ़ सकती है। 2 दिन आपके पास जो भी डिप मिले उसमें खरीदारी करनी चाहिए। कुणाल जी को फॉलो करते हैं। मुझे याद है पिछली बार कुणाल जी जब 55,000 पे चांदी थी तो 2,000 इन्होंने बोला था कि यहां से चांदी 2,000 रुपए जाएगी, और 2,500 रुपए तक चांदी उसी दिन गई थी, मुझे याद है। और मनोज जी भी उस दिन थे। मनोज जी, आप सहमत है कुणाल जी की बातों से?
बिल्कुल, यहाँ पे सोना और चांदी दोनों ही ओवरसोल्ड जोन में थे और हम ग्रेजुअली यहाँ पे रिकवरी देख रहे हैं। तो मेरा मानना है कि सोने और चांदी में यहाँ जैक्सन होल के बाद जो है वो मजबूती देखने को मिलेगी, लेकिन मेरा कन्विक्शन इस बार चांदी में थोड़ा ज्यादा है। चांदी में जो है तेजी सोने की बनिस्बत ज्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी ग्रेजुअली जो है सुधार देखने को मिल रहा है। वहीं चांदी की जो फिजिकल डिमांड है उसमें लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। तो चांदी में एक अच्छी तेजी की उम्मीद है और उम्मीद है कि कीमतें फिर एक बार $21 तक भी जो इंटरनेशनल मार्केट में आ सकती है। तो उस लिहाज से अगर हम दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 58,500 से 59,000 जो है वो MCX और भाव फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। तो चांदी में इस बार तेजी जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी बजाय सोने के। और कुणाल जी को भी लगता है कि 3,000 रुपए की तेजी, और इनको भी लग रहा है, मनोज जी को भी, कि यहाँ से अच्छी तेजी की उम्मीद, 59,000 तक के लेवल उनको भी इस कॉन्ट्रैक्ट में दिख रहा है। और जो इमीडिएट टारगेट है वो 55,900 का टारगेट होगा सर आपका। ये सिल्वर दिसंबर के लिए जो इंट्राडे के लिए टारगेट दिया है मनोज जी ने, वो क्या दिया है आपने? 7,000 तक जो है यहाँ पे चांदी में आज शाम के सत्र में देखने को मिल सकते हैं। 56,300 पे यहाँ बाइंग कर सकते हैं 55,900 के स्टॉप लॉस। 57,000 के टारगेट के लिए आप इसे इंट्राडे के लिए भी खरीद सकते हैं। भाविक, आपको क्या लग रहा है और किस स्टॉप लॉस के साथ हमें ये खरीदना चाहिए गोल्ड और सिल्वर? मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में आज तेजी लग रही है। इनफैक्ट गोल्ड अगर थोड़ा डिप आता है अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 51,500 के करीब, तो 51,800 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, 51,350 का स्टॉप लॉस। और जैसे कुणाल जी ने भी बोला कि मुझे लग रहा है कि शायद फेड जो है वो जैक्सन होल के मीट के बाद थोड़ा विश हो सकता है, क्योंकि जो यूएस का जो डेटा है, इनफैक्ट हाउसिंग सेल है, वो भी 6 साल के लो पे है, तो वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं कर पाएंगे। तो उसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर कहीं ना कहीं जो दबे हुए हैं उसमें वापस से नई रौनक आ सकती है। तो मैं भी बुलिश हूँ, बट इंट्राडे पर्पस अगर देखना चाहिए तो 51,800 के टारगेट के से बाय कर सकते हैं गोल्ड में। तो ये व्यू है, तीनों ही जानकारों को लगता है कि यहाँ से तेजी दिख रही है। आप अपना व्यू बना ले और अपना सपोर्ट लेवल के आसपास कोशिश करें कि एक स्टॉप लॉस भी जरूर लगा ले, क्योंकि वायदा का ट्रेड आप कर रहे हैं। चलिए अब क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में धीरे धीरे तेजी बढ़ती जा रही है और दो खबरें, एक तो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पर अब यूएस कोई एक्स्ट्रा अतिरिक्त तो एडिशनल कोई छूट देने को तैयार नहीं है ईरान को। दूसरी तरफ रसिया एशियाई बायर्स के लिए 30% तक डिस्काउंट देने के लिए तैयार है और लॉन्ग टर्म करार भी करना चाहते हैं। अब कुणाल जी, क्या लग रहा है क्रूड में इन खबरों का क्या असर होगा? क्या आगे क्या करना चाहिए? ट्रेडर्स को क्या सलाह देंगे आप? क्रूड में ऐसा है, दोनों साइड से की न्यूज है। अगर ईरान की डील नहीं होती है तो ऑब्वियसली जो टाइटनेस है फिजिकल मार्केट में वो कंटिन्यू रहेगी, उसके कारण क्रूड बढ़ जाएगा। और अगर ईरान की डील हो जाती है तो ओपेक ने कहा है तो हम प्रोडक्शन कट करेंगे। सो मुझे बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं नज़र आ रही है अभी फिलहाल। और लग रहा है एक बार 70, 750, 7,800 तक क्रूड आपको ट्रेड करते हुए देखने मिल सकता है। WTI 99, $98 तक जा सकता है। ब्रेंट $105 तक जा सकता है। ऐसा मेरा व्यू शॉर्ट टर्म के लिए बन रहा है। क्रूड पर आपका व्यू मनोज जी क्या है, और साथ ही नेचुरल गैस पर भी? क्रूड में हम देख रहे हैं विश्वमोहन जी के एक दायरे में यहाँ बना हुआ है। हम अगर WTI की बात करें तो $88-89 से $98 का जो दायरा है वो बना हुआ है और हम उसी रेंज में जो है कच्चे तेल को ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। तो ये दायरा बना रह सकता है। अगर यहाँ यूएस ईरान का डील होता है तो हम ग्रेजुअली थोड़ा कट जो है वो ओपेक प्लस की तरफ से देखेंगे। वहीं यूएस के जो एक्सपोर्ट्स है वो रिकॉर्ड लेवल्स पर पहुंचते हुए दिखे हैं, तो वो कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बड़ी तेजी की गुंजाइश अभी यहाँ नहीं लगती है। अगर किसी का लॉन्ग का पोजीशन है तो 7750 के अगर लेवल्स मिले तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली करना चाहिए। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पे जो है शॉर्टेज बनी हुई है, उसके चलते कीमतों में सपोर्ट है, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर अगस्त वायदा की बात करूं, इंट्राडे में 734 के लेवल्स मिले तो फिर बाय कर सकते हैं। 722 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें, 745 का लक्ष्य यहाँ रख सकते हैं। भाविक, आपकी राय क्या होगी क्रूड और नेचुरल गैस पर?
क्रूड में मुझे भी लग रहा है कि अच्छी खासी रैली आ चुकी है और अगर टेक्निकली भी देखें चार्ट में तो 7900 8000 है जो वो जुलाई अगस्त में अच्छे खासे रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो रैली आई थिंक अंटिल 7750 तक आ सकती है, उसके बाद वापस थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, क्योंकि ब्रेंड भी हमने देखा है कि 103 से 105 के करीब अगर आता है फिर वहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर आता है। तो मुझे लग रहा है कि MCX में नियर टर्म टारगेट 7750 है और यहाँ से अगर कोई भी लॉन्ग पोजीशन लेता है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि अच्छी खासी रैली हमने देख चुकी है। तो आगे जाके थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड कम आ रहा है। नेचुरल गैस की बात करें तो आई थिंक नेचुरल गैस पे अभी भी मैं थोड़ा बुलिश ही हूँ और नेचुरल गैस यहाँ से भी बाय कर सकते हैं 760 के टारगेट के लिए, और 1 से 2 दिन का अगर स्टॉप लॉस रखना है तो वो रख सकते हैं 725 का। बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में लेड और जिंक आधे से पौना % तक की तेजी दिखा रहे हैं। 180 के आसपास लेड है, जिंक 317 के आसपास, कॉपर 675 पे है, आधे % की तेजी, और एल्युमिनियम में भी 1/4% की तेजी है, 212 रुपए के ऊपर। कुणाल जी, बेस मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है आपको आज? मुझे लग रहा है बेस में थोड़ा तेजी आपको देखने मिलने वाला है और इसमें सबसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जिंक है अभी फिलहाल। सो जिंक में मैं बाइंग करने के लिए रिकमेंड करूंगा 316 के आसपास। ऊपर में 322 323 तक के टारगेट देखने मिलेंगे। चाइना ने कल इवनिंग को स्टिमुलस डिक्लेयर किया है और ये स्टिमुलस के कारण बेस मेटल में ट्रेडिंग के लिहाज से आपको एक अच्छा इजाफा देखने मिल सकता है। सो गो लॉन्ग on metals such as zinc. Second favorite will be copper. एक बार 680 682 तक सितंबर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हुए देखने मिल सकता है और ये कोई लंबी तेजी का इंडिकेशन नहीं है। ये ट्रेडिंग के लिहाज से मैं बाई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, मुझे कोई लंबी तेजी नजर नहीं आ रही है। सो ट्रेडिंग मूव्स अच्छे नजर आ रहे हैं दोनों कमोडिटी में। को 1 से 2 दिनों के लिए इसको ज़्यादा कैरी करने की कोशिश मत कीजिएगा। 680 से 682 रुपये कॉपर का टारगेट है, जो करंट लेवल है उससे 7-8 रुपये का ट्रेडिंग मूव्स के लिए और स्विंग मूव के लिए यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। जिंक में 317 के आसपास है, 322 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर कुणाल जी 316 पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। मनोज जी, आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में? बेस मेटल्स में मुझे यहाँ कॉपर पसंद आता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले काफी सेशन से एक अच्छा कंसोलिडेशन कॉपर में देखने को मिल रहा है। LME पर कीमतें $8,000 प्रति मेट्रिक टन के ऊपर बनी हुई है। वहीं अगर LME वेयरहाउस स्टॉक की बात करें तो वहां लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो कॉपर में एक अच्छा मूव यहां से देखने को मिल सकता है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में। 674 से 672 के रेंजेस में बाय कर सकते हैं। 668 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में 681 से 685 तक के जो लक्ष्य वो देखने मिल सकते हैं। तो कॉपर में एक अच्छी रैली यहाँ पे अगले 1 से 2 दिन में देखने को मिल सकती है। ओके, यानी कॉपर कुणाल जी की भी पिक थी 681 के टारगेट, उनका भी वही 682 का है। स्टॉप लॉस भी आपके पास है, 667 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए सिर्फ दिया जा रहा है और इसके साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। भाविक, आपकी पसंद क्या है मेटल में आज? क्या कहाँ ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं? जी, मुझे भी जिंक ही लग रहा है, क्योंकि अच्छे खासा जिंक अगर देखें कि यूरोपियन स्मेल्टर है वो काफ़ी कम हो चुके हैं। तो आगे जाके भी LME में जो इन्वेंट्री जिंक की होगी वो बहुत कम आएगी, तो मैं उसमें ज़्यादा बुलिश हूँ। ओवरली मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट मीडियम टर्म हम 324 से 325 का टारगेट देख सकते हैं, और इंट्राडे अगर देखें तो 318 से 320 का टारगेट लग रहा है। तो इंट्राडे अगर थोड़े डिप आता है अराउंड 315 से 314 तो बाय कर सकते हैं, और टारगेट रख सकते हैं 320 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 312 का। ओके, यानी 314 पे खरीदने की सलाह भाविक जी की तरफ से है। कुणाल जी ने 316 पे खरीदने की राय दी थी। 318 का भाविक का टारगेट है और कुणाल जी का टारगेट था 322 रुपए का। तो जिंक और कॉपर कॉमन कॉल्स आ रही हैं, आपके लिए ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन ये ट्रेडिंग के लिहाज से है, इसे कैरी नहीं करे तो बेहतर होगा। जो भी टारगेट मिले निकलने की कोशिश करें। स्टॉप लॉस भी है तो स्टॉप लॉस भी लगा के ज़रूर रखें। अब करेंसी मार्केट की बात कर लेते हैं। 80 के आसपास रुपया डॉलर के मुकाबले है, हालांकि आज 5 पैसे की सिर्फ मजबूती दिख रही है। कुणाल जी, क्या लग रहा है, कितनी आगे और कमजोरी दिख रही है रुपए में आपको? गोइंग फॉरवर्ड रुपी में जो मेजर डायरेक्शनल आएगी वो क्रूड की मूवमेंट से और फेड की मूवमेंट से आएगी। 99% जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो लग रहा है 79 का बॉटम है इंडियन रुपी में, एंड इंडियन रुपी इज हेडिंग टुवर्ड्स 80-50, ऐसा फंडामेंटल व्यू बन रहा है, क्योंकि मुझे ऑयल ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2,
मुझे लग रहा है अगर फेड 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट हाइक करता है तो इंडियन आरबीआई विल डू द रेट हाइक बाय 25 बेसिस पॉइंट। सो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है वो बढ़ जाएगा और इसके कारण भी इंडियन रुपी थोड़ा और कमजोर हो सकता है। सो हायर ऑयल प्राइसेस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फेड हाइक कैन टेक रुपी टू 80-50 जा सकता है यहाँ पर रुपया, क्योंकि जिस तरह से ब्याज दरें उस लेवल पे नहीं बढ़ती जितना फेड बढ़ा रहा है। 3/4 बढ़ते तो यहाँ आधे बढ़ाएगी तो हो सकता है कि यहाँ पर 1/4% की बढ़ोतरी हो, उससे हो सकता है कि रुपए पर दबाव बने। और दूसरी तरफ क्रूड में वापस से तेजी शुरू हो गई है। डॉलर इंडेक्स देख ही रहे हैं, लगातार मजबूत है, 20 साल के नए हाई पे था इसी हफ्ते। अब मनोज जी, आपको क्या लग रहा है करेंसी में क्या होने वाला है आने वाले समय में? बिल्कुल, यहाँ पे कमजोरी जो है रुपी में वो कंटिन्यू रहेगी। अगर हम यूएस के रियल रेट की बात करें तो अभी भी जो डिफरेंशियल है बिटवीन इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट वो काफी वाइड है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ग्रेजुअली बढ़ती हुई नजर आएगी, तो वो कहीं ना कहीं जो इमर्जिंग मार्केट की जो करेंसीज है उनको इम्पेक्ट करती हुई दिखेगी। दूसरा, अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करें तो वो रिकॉर्ड लो से लगातार जो है गिरते हुए नजर आए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी जो दबाव है वो रुपी के ऊपर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ट्रेड डेफिसिट वाइडन हो रहे हैं तो वो भी यहाँ पे रुपी को इम्पेक्ट करेंगे। मेरा मानना है कि 79.20 79.30 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पेयर के लिए रहेगा। ग्रेजुअली जो गिरावट है वो 80-30 से 80-50 जो है वो दिखा सकती है, तो यहाँ पे आने वाले समय में भी जो गिरावट रुपी में कंटिन्यू रह सकती है। एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। मनोज जी, कॉटन और कॉटन केक कहाँ ट्रेड करने की सलाह देंगे और कौन से लेवल दिखेंगे ये दोनों काउंटर में? कॉटन सीड ऑयल केक में यहाँ पे आज हल्की मजबूती है, लेकिन मेरा मानना है कि ये सस्टेन होती हुई नहीं दिखेगी। ऊपरी लेवल्स पर 2700 2720 यहाँ फिर एक बार दबाव आ सकता है, तो अगर वो लेवल मिले तो यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हैं 2770 के स्टॉप लॉस से। नीचे में 2600 तक जो है इस तरह फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कॉटन में यहाँ पे मेरा मानना है कि जो है बढ़त जो है वो कंटिन्यू रहेगी। अगर अक्टूबर वायदा की मैं बात करूँ 38,000 के आसपास अगर भाव मिले तो वहाँ लॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा जो है सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आइस कॉटन फ्यूचर 110 सेंट के जो लेवल्स है वो होल्ड कर रहा है, तो 38,000 के लेवल्स मिले अक्टूबर वायदा में तो बाय करके चलना चाहिए 36,800 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में फिर एक बार 40,000 तक के जो लक्ष्य है वो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में देखने को मिल सकता है। ओके, यानी 38,000 का लेवल दिखे तो एमसीएक्स कॉटन का अक्टूबर वायदा खरीदे, ये तो एक्सपायरी की ओर ही जा रहा है। और कॉटन केक आपको सेल करना है 2600 के टारगेट के लिए, यहाँ पे 2700 के आसपास में सेल करने की कोशिश करें। अब मसालों की बात कर लेते हैं। जीरा एक तरफ रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, हालांकि हल्दी में वही एक काउंटर है जो धनिया और जीरे के मुकाबले काफ़ी कम चला है। क्या पसंद आपको आ रहा है खरीदने के लिए भाविक आज? हल्दी पसंद आ रहा है क्योंकि जीरा अगर देखें तो ऑफकोर्स रिकॉर्ड हाई पे है, और हल्दी की बात करें तो शॉर्ट टर्म ही अपसाइड दिख रहा है, क्योंकि अगर 15 अगस्त पे देखें 17 अगस्त के डेटा तो लास्ट ईयर जो 11,000 हेक्टर्स में बुआई हुई थी, इस बार 13,000 हेक्टर्स। तो इस बार आई थिंक जो हल्दी की स्टॉक है वो भी ज़्यादा आएगा। बट अभी जिस हिसाब से मसालों में तेज़ी दिख रही है तो कहीं ना कहीं हल्दी और धनिया दोनों में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो इंट्राडे पर्पस जो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है अगर थोड़ा डिप आता है 72.20 के करीब तो बाय कर सकते हैं 73.50 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 71.50 का। शुक्रिया भाविक आपका, मनोज जी आपका, कुणाल जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला, पूरा आउटलुक समझाया और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। लेकिन